प्रणाम दोस्तों। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कई दशकों से काम कर रहा है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर 1950 से ही काम करना शुरू कर दिया और दुनिया को जब पता चला कि ईरान को पता चल चुका है कि न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाया जाए और ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन गया। 1950s में जब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा था, तो तब के ईरान के किंग मोहम्मद रेजा पहलवी को यूएस सपोर्ट कर रहा था और 1957 में ईरान और यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसको कि यूएस के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइंसहॉवर के एटम फॉर पीस प्रोग्राम के अंतर्गत साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट को दुनिया में शांति कायम करने के लिए साइन किया गया था और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स मिले। 1967 में यूएस ने ईरान को ईरान का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिया, जिसका नाम तेहरान रिसर्च रिएक्टर रखा गया और ईरान को कम मात्रा में यूरेनियम और प्लूटोनियम भी मिला। और यूरेनियम और प्लूटोनियम न्यूक्लियर वेपन बनाने का बेसिक मटेरियल है। 1970s में ईरान ने बहुत सारे पावर प्लांट्स के ऊपर काम करना शुरू किया और 1974 में ईरान के किंग मोहम्मद रजा पहलवी ने 1994 तक न्यूक्लियर पावर प्लांट से 23,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात की थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए ईरान ने यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें कि उन्होंने बुसेर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए जर्मन कंपनी जर्मन क्राफ्टवर्क यूनियन एजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है सीमेंस एजी और एईजी फनकेन का। 1970 में ईरान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया और इस ट्रीटी के अंतर्गत कंट्रीज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती है दुनिया में शांति कायम करने के लिए, पर कंट्रीज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करके न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकती है। मोहम्मद रजा पहलवी 1941 से लेकर 1979 तक ईरान के शाह रहे और 1979 में हुए ईरानियन रेवोल्यूशन में उनको ईरान के किंग के पद से हटा दिया गया और ईरानियन रेवोल्यूशन को इस्लामिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना और 22 अक्टूबर 1979 को मोहम्मद रजा पहलवी अपने लिम्फेटिक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूएस गए और उसके बाद 27 जुलाई 1980 को उनका डेथ हो गया। 1979 में हुए इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एक नई सरकार बनी, जिसको कि रुहुल्लाह खोमेनी के द्वारा चलाया गया। शुरुआत में रुहुल्लाह खोमेनी ने इसका विरोध किया क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट को शाह मोहम्मद रजा पहलवी के द्वारा शुरू किया गया था और ईरान में रेवोल्यूशन होने के बाद बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे काम कर रहे थे, उन्होंने उसके ऊपर काम करना बंद कर दिया और बुसेर रिएक्टर्स पे जो काम चल रहा था वो बंद हो गया। और 1980s में ईरान ने पाकिस्तान, चाइना और नॉर्थ कोरिया का मदद लेते हुए वापस से न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू किया और जब ईरान ने न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू किया तब 1980 में ईरान इराक वॉर शुरू हो गया और ये वॉर 1980 से लेकर 1988 तक चला और इस वॉर की वजह से ईरान ने अपने न्यूक्लियर एनर्जी के काम को और ज्यादा तेजी से करना शुरू कर दिया और तब इराक को सद्दाम हुसैन के द्वारा चलाया जा रहा था और तब सद्दाम हुसैन ने इराक के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और इराक ने ईरान के ऊपर केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद ईरान अपने टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री कैपेबिलिटीज के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी को भी और ज्यादा बेहतर बनाने में लग गया। 1990s में ईरान ने वापस से न्यूक्लियर एक्टिविटीज को पूरा करने के ऊपर काम शुरू किया, जिसमें कि ईरान ने रशिया के साथ मिलकर बुसेर पावर प्लांट के ऊपर काम किया और तब वेस्टर्न कंट्रीज खासकर यूएस की चिंता बढ़ गई जब उनको पता चला कि ईरान सिविलियन एनर्जी प्रोग्राम के आड़ में न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है और इन सारी कंट्रीज की चिंता और ज्यादा बढ़ गई जब 2002 में ईरान के अपोजिशन ग्रुप ने यह बताया कि ईरान बिना दुनिया को पता लगे न्यूक्लियर एक्टिविटीज के ऊपर काम कर रहा है और ये सारे न्यूक्लियर एक्टिविटीज को नटांज, जो कि यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट है, और एरेक, जो कि एक हैवी वाटर रिएक्टर है, वहां पे इन सारी न्यूक्लियर एक्टिविटीज के ऊपर ईरान काम कर रहा है। और इन सब चीजों का खुलासा होने के बाद इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि एनरिच्ड यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाया जा सकता है। अगर ज्यादा मात्रा में यूरेनियम है तो उससे न्यूक्लियर वेपन्स को भी बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ ईरान के आर्क में हैवी वाटर रिएक्टर जो कि प्लूटोनियम बनाता है और प्लूटोनियम को भी यूज करके न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया जा सकता है। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। यूएस और यूएस के अलाइज ने ईरान के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ईरान छुपकर न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जिसको कि ईरान ने मानने से मना कर और ईरान ने बताया कि ईरान जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी और मेडिसिन बनाने के लिए किया जा रहा है। ईरान ने पूरे 2000s के दौर में इस चीज को डिप्लोमेटिक तरीके से खत्म करने की कोशिश की। द यूरोपियन यूनियन
और P5+1, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स आते हैं, जो कि हैं यूएस, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके। और इसमें PS5+1 में +1 का मतलब है जर्मनी। और इन सारे ऑर्गेनाइजेशन ने ईरान के साथ नेगोशिएशंस करने की कोशिश की, और उसके साथ साथ यूएन ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, जिसके बाद यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने ईरान के इकोनॉमिक को टारगेट किया, खासकर ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स और फाइनेंशियल सेक्टर को। 2010 में इन सारे सैंक्शंस का ईरान की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से ईरान ने सामने से जाकर दूसरे कंट्रीज के साथ नेगोशिएशंस करना शुरू किया। पर उस दौरान भी ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का क्षमता बढ़ता जा रहा था। ईरान जो दूसरे कंट्रीज के साथ नेगोशिएशंस कर रहा था, उसकी वजह से 2015 में ईरान और P5+1 ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन को साइन किया, जिसके अंतर्गत ईरान के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस लगाए गए, जिसमें कि 4 मेन लिमिटेशंस ईरान के ऊपर लगाए गए थे। जिसमें कि पहला था, ईरान के पास जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है, ईरान को उसमें से 98% एनरिच्ड यूरेनियम को कम करना पड़ेगा। और दूसरा लिमिटेशन था, ईरान सिर्फ 3.67% एनरिच्ड यूरेनियम रख सकता है, और ये एनरिच्ड यूरेनियम की मात्रा इतना ज्यादा कम है कि इससे न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बनाया जा सकता है। और तीसरा लिमिटेशन था कि ईरान अपने सेंट्रीफ्यूजेस की संख्या को कम करे, और सेंट्रीफ्यूजेस वो डिवाइस है जिसको कि एनरिच्ड यूरेनियम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा लिमिटेशन था कि ईरान को द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज के बारे में जानकारियां देनी पड़ेंगी, जिसके बदले यूनाइटेड नेशंस, यूएस और यूरोपियन यूनियन ने ईरान के ऊपर से बहुत सारे सैंक्शंस हटा दिए, और ईरान वापस से ग्लोबल इकोनॉमी में आ चुका था, और अब ईरान इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकता था। दूसरे देशों ने इस नेगोशिएशन का आलोचना किया, और उन्होंने बताया कि ईरान को सिर्फ कुछ समय के लिए न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से रोका जा सकता है, जिस चीज को सारे कंट्रीज ने ईरान के बिहेवियर और ईरान में हो रहे मिसाइल प्रोग्राम को देखते हुए कहा था। 2018 में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस को JCPOA के डील से निकालने की बात की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान JCPOA के डील को साइन करने के बावजूद ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से ईरान और यूएस के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गए थे। और इसके जवाब में ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और ईरान ने बहुत सारे डेवलप्ड सेंट्रीफ्यूजेस को भी डिप्लॉय कर दिया। और ये सेंट्रीफ्यूजेस वो डिवाइसेस हैं जो कि यूरेनियम इनरिचमेंट बनाते हैं। इसके बावजूद ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कोऑपरेट कर रहा था, और टेंशंस और ज्यादा तब बढ़ गए जब ईरान के ऊपर मिलिट्री एक्शन हुआ, खासकर तब जब ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। ईरान और यूएस के बीच में टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, और उस समय यूरोपियन सिग्नेटरीज ये कोशिश कर रहे थे कि ईरान JCPOA के एग्रीमेंट को माने, पर तब के बदलते हालात की वजह से ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। और इसके बावजूद भी ईरान और यूएस के बीच में टेंशंस बरकरार रहे, और अभी 2024 में ये कोशिश किया जा रहा है कि ईरान JCPOA के एग्रीमेंट को माने, पर ईरान JCPOA के एग्रीमेंट को अभी नहीं मान रहा है। और ईरान जो पहले IAEA के एग्रीमेंट को मान रहा था और उसके साथ कोऑपरेट कर रहा था, ईरान अभी उसको भी मानने से इनकार कर रहा है। और ईरान ने इतना ज्यादा यूरेनियम इनरिचमेंट जमा कर रखा है कि ईरान जब चाहे न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। ईरान के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी समय के साथ साथ कमजोर होती जा रही है, पर ईरान इन सारे प्रतिबंधों से बचने के लिए दूसरे नए जरिए ढूंढ रहा है, जिसमें कि ईरान खासकर रसिया और चाइना के साथ पार्टनरशिप कर रहा है ताकि वो इकोनॉमिकली ग्रो कर पाए। जो बाइडेन और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ईरान के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, पर ईरान के कुछ लीडर्स की वजह से इन सारे नेगोशिएशंस में प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके साथ साथ यूएस और यूरोप में होने वाले पॉलिटिकल चैलेंजेस की वजह से भी ये सारे नेगोशिएशंस नहीं हो पा रहे हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का फ्यूचर क्या होगा वो निश्चित नहीं है, और ईरान अगर नया एग्रीमेंट नहीं बनाता है तो ईरान को वापस से मिलिट्री एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ईरान दुनिया को यही बताता आया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर काम कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रहा है। और ईरान ने जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किया था, उसके अंतर्गत ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है, पर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बना सकता है। ईरान हमेशा से बताता आ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ है, और न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के सिद्धांत और ईरान के रिलीजियस ग्राउंड्स के हिसाब से सही नहीं है। और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी ने फतवा निकाला था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बन चुका है, जिसको कि दूसरे कंट्रीज ईरान के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से नेगोशिएशंस कर रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस न बढ़े।
आपका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बताइए। और ऐसे जियोपॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए और दूसरे नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।